नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं आर्टिमिस आईएएस। आज हम फिर लेके आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सीरीज का विश्लेषण है, जो एनालिसिस हम करते हैं वो हिंदी में है। तो मैं आशा करता हूँ कल वाला भी जो हमने एनालिसिस किया था इंडियन एक्सप्रेस का वो आपको पसंद आया होगा। और ये हमारे माध्यम के जो हिंदी मीडियम में छात्र हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी उपयोगी भी रहा होगा। और साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, ये हमने इस तरीके से बनाई है कि आप इसको प्री और मेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा आप इनको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस। तो आज हमारे पास 4 आर्टिकल आए हैं। पहला है हमारा, एफडीए ने गैर ओपियोइड दर्द निवारक दवा, इसका नाम ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सुज़ेटाइगन को मंजूरी दी है। और इसका महत्व क्या है? तो सुज़ेट्रिगाइन, ये इसका नाम है। अच्छा, ये स्वास्थ्य एवं विज्ञान में आप इसको रख सकते हैं। और जीएस पेपर 2 में ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर औषधि विनियम और इनकी जो नीतियां हैं, इससे आपको इसका महत्वपूर्ण संबंध रहेगा। जीएस पेपर 3 में आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में चिकित्सा एवं अनुसंधान और फार्मा उद्योग में इसको लिख सकते हैं। अब इसका संदर्भ क्या है कि ये खबर क्यों है? तो एक ओपियोइड संकट आ रखा है अमेरिका में। ओपियोइड क्या होता है? ओपियोइड ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि ओपियम, जो ओपियम होता है, जो ओपियोइड होता है, वो ओपियम के कण, ओपियम के घटक से बनी होती हैं जो चीजें, ऐसे पदार्थ जिसमें ओपियम होता है। ओपियम यानी कि अफीम। ठीक है। तो अमेरिका में ओपियोइड, और ओपियोइड क्या होते हैं? जो ओपियम से बने होते हैं। ठीक है। उसके अलग अलग तत्व। तो अमेरिका में ओपियोइड जिसमें कि आता है मॉर्फिन, फेंटनिल और ऑक्सीडोन, इनसे लाखों अधिक मात्रा के कारण में लाखों लोगों की मौत हुई है। ये दवाएं किस में काम आती हैं? ये दवाएं वैसे तो दर्द प्रबंधन के लिए दी जाती हैं, जैसे कि इसको पेन किलर भी बोलते हैं। ठीक है। ये पेन किलर होती हैं जो दर्द निवारण के लिए ली जाती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, लोगों को उससे इसकी लत लग जाती है और इसकी लत से वे नशे के कारण बन जाती हैं। ठीक है। तो 2022 में 1 लाख से अधिक मौतें हुई थी ओपियोइड के ओवरडोज से। तो जो पेन किलर होते हैं, जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, उस उसकी लत लग जाने से, उसका नशा करने से 2022 में अमेरिका में 1 लाख से अधिक ज्यादा मौत हुई हैं। अब अब अगर ओपियोइड जो है यही दर्द प्रबंधन के लिए काम की जाती हैं, तो क्या हमने ऐसा सोचा कि क्या ऐसी दवाएं जिसमें ओपियोइड नहीं हो, जिसमें अफीम ना हो, बिना अफीम के घटक से बनी हुई दवाइयां, क्या हम वो ला सकते हैं? और अगर वो लाएं और उनको दर्द निवारक दवाओं में, पेन किलर में इस्तेमाल करें, तो वो कितना ज़्यादा आवश्यक रहेगा? तो आवश्यक क्यों रहेगा? तो पहली बात तो, अगर उसमें अफीम नहीं मिली है, ओपियम नहीं मिली है, तो भाई लत कम कर सकते हैं, लत नहीं लगेगी किसी को। और इसी का एक उपाय है सुज़ेटाइगन। ये इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो जो सुज़ेटाइगन है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिससे दर्द का संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, जबकि ओपियोइड तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। मान के चलिए कि ये आपके हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं। यहाँ पे किसी ने आग लगा दी, या मोमबत्ती पे आपका हाथ ऊपर आ गया और आपके हाथ में जलन मच गई, आपके हाथ जल गया। अब इस हाथ के जलने के बाद अब आप क्या लेंगे? अगर आप ओपियोइड से बनी, यानी ओपियम से बनी दवाइयां लेते, तो ये आपके मस्तिष्क तक पहुंचती, इसकी दवा, और आपके पूरे तंत्र क्रिया को, जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है उसको ही शांत कर देता वो। सिर्फ यहाँ को नहीं, पूरे ही, किसको? आपके नर्वस सिस्टम को। इसी को बोलते हैं नशा, और इसी को बोलते हैं लत लगना। ये अफीम वाली दवाएं करती हैं, ओपियम की दवाएं करती हैं। लेकिन जो सुजेटाइगन है, जो गैर ओपियोइड दवाई है, ये आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब अगर आपने बायोलॉजी या साइंस टेक पढ़ी होगी, तो 2 चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल। ठीक है। यही जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, यही आपके रक्त में आपके जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। साथ साथ आपके जितने भी मस्तिष्क में कोशिकाएं जा रही हैं, उसमें क्या हलचल हो रही है, वह सब मस्तिष्क को कौन बताता है? सोडियम बताता है। तो जो सुज़ेटाइगन है वो क्या करता है? इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। इससे क्या होता है? जिससे दर्द का संकेत मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है। जबकि ओपियोइड क्या करता है?
ओपियोइड पूरे के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सुज़ेट्राइगन यानी कि जो गैर ओपियोइड दवाएं हैं वो कैसे काम करती हैं और ओपियम वाली दवाएं कैसे काम करती हैं। अब जो जो सुज़ेट्राइगन की जो मंजूरी मिली है उसका महत्व क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चिकित्सा में नवाचार भाई, जो हमारी मेडिसिन है उसमें क्या आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी, नई क्रांति आ जाएगी। कैसे? ओपियोइड पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे हमारे पास एक सुरक्षित विकल्प विकल्प आ जाएगा। पहला, सर्जरी और पुरानी बीमारियों में विकल्प उपलब्ध होगा। अब जब सर्जरी करते हैं तो आपने सुना होगा एनेस्थीसिया भी आजकल बंद हो गया है। एनेस्थीसिया के बंद होने के बाद लोगों को ओपियोइड ही देना पड़ता था जिससे कि वो नशे में रहें और उनको दर्द ना हो। तो अब इसमें भी एक हमें नवाचार मिल गया है। दूसरा, आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव पड़ेंगे। तो जो भारत की जेनरिक दवा कंपनियां हैं, जेनरिक दवा की कंपनियां क्या होती हैं, जो जेनरिक, अच्छा जेनरिक दवा क्या होती है? जेनरिक दवा ऐसी दवा होती हैं जो किसी ब्रांड नेम में नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है, और वो पूरी तरीके से, जैसे कल मैं आपको ओपन सोर्स बता रहा था, ओपन सोर्स एआई, इसी तरीके से इनका जो भी फॉर्मूला होता है वो ओपन होता है, ओपन सोर्स में होता है और इनको बनाया जा सकता है बिना किसी पेटेंट को लिए हुए। मतलब पेटेंट में तो हम अलग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये आप समझिए कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है बनाने में जेनरिक दवाइयों को, इसीलिए सस्ती मिलती हैं। तो अगर हमें सुज़ेटाइगन जैसी दवाइयों को, अगर हम भारत की कंपनियां इसको जेनरिक रूप से बनाएंगी तो इसमें कई सारी संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है। अब ओपियोइड आधारित जो दवाएं हैं उनका विकल्प मिलने से नए बाजार का विकास होगा कि भाई अब ओपियोइड हट रहा है क्योंकि उसमें नशा हो रहा था। अब नई दवाएं आएंगी जिसमें ओपियोइड नहीं है, सुजेट्रॉनिक जैसी, तो उससे क्या होगा, नए बाजार बढ़ेंगे। अब भारत को इससे क्या सबक मिलता है और भारत में कैसे, एक नियमावली क्या है, भारत में प्रोसेस क्या है किसी भी दवा को आगे बढ़ाने का। तो सीडीएसओ जो है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, उसके द्वारा पहले अनुमोदन किया जाता है। वहां पे आप पहले एप्लीकेशन देंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद अब अगर वो दवाई में नशीली दवाई हैं, ठीक है, आपने एनआरएक्स सुना होगा, नारकोटिक्स दवाइयाँ बोलते हैं, अगर वो नशीली दवाई हैं तो उनके लिए हमारे पास एनडीपीएस का अधिनियम है 1985 का, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। अब जो सुजेट्राइगन जैसी दवाएं हैं उसमें भारत की दर्द प्रबंधन नीति में बदलाव आ सकता है कि हम, अगर हम इनको मंजूरी दे दें तो हमारे यहाँ भी नशे की लत कम हो सकती है। जो पंजाब, हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश में नशे की लत में जो डूबे हुए हैं, और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा भारत है, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, में नशे की काफी लत होती है लोगों में। तो इसको कम करने के लिए भी हम इस नीति को अपना सकते हैं। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं इसको अपनाने में, ऐसी दवाइयों को अपनाने में? पहली चीज है कीमत और उपलब्धता। भाई महंगी दवा होने के कारण आम जनता तक इसकी पहुंच सीमित हो सकती है, क्योंकि भाई ये ओपियम जैसी दवाइयां नहीं है, नई दवाई है, तो शुरुआत में तो महंगी होगी ही होगी, इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और इसकी उपलब्धता भी कम होगी, तो ये महंगी भी पड़ सकती है। तो आम जनता तक कैसे पहुंचेगी ये हमें सोचना पड़ेगा। अब लंबी अवधि में इसके प्रभाव अज्ञात हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म जो इसके अफेक्ट हैं, जो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट हैं वो हमें नहीं मालूम। लंबी अवधि में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे मानव के शरीर पर, मानव की कोशिकाओं पे, तंत्र क्रिया पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें नहीं मालूम। तो दीर्घकालीन उपयोग के प्रभावों पर अभी कोई स्पष्ट अध्ययन हुआ ही नहीं इस बारे में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चुनौती आती है। अब भारत के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं जो भारत के हिसाब से हैं? तो चिकित्सकों और रोगियों में गैर ओपियोइड दवाओं के प्रति जागरूकता की कमी। अब गैर ओपियोइड है, वो डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम कि भाई हम गैर ओपियोइड दवाई दे सकते हैं क्या। अगर गैर ओपियोइड दवाई देंगे तो सिर्फ दर्द कम होगा, उसकी नशे की आदत नहीं लगेगी। तो इसकी ना तो अभी चिकित्सकों में इसकी कोई जागरूकता है, ना ही भाई कोई रोगियों में इसकी जागरूकता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात आती है। ठीक है, ये पूरी खबर थी आपके। अब जो यूपीएससी के संदर्भ में जीएस पेपर 2 में मैं आपको बता चुका, जीएस पेपर 3 में आपको बता चुका, और जीएस पेपर 4 में जो नैतिकता के हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और नैतिक दायित्व क्या है उसमें आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब इस पे एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना मेंस का। तो गैर ओपियोइड दर्द निवारक दवाओं के महत्व का विश्लेषण करें, पहला क्वेश्चन। भारत में नशीली दवाओं की नीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु कदमों पर चर्चा करें। इसका आंसर आपको ऊपर से बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। अब दूसरा हम आर्टिकल देखते हैं, दिल्ली एक राजनीतिक इतिहास। श्रेणी क्या है इसकी, शासन एवं संविधान। और प्रासंगिकता क्या है इसकी, जीएस पेपर 2 में आ सकता है आपका, संघीय व्यवस्था में, शक्तियों का पृथक्करण में यानी कि फेडरलिज्म में, और केंद्र राज्य संबंध में आ सकता है आपका। सो
1935 के जो भारत का शासन अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें दिल्ली को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रखा गया था। ठीक है। 1952 में दिल्ली को पहली विधानसभा मिली। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन थे इसके? ब्रह्म प्रकाश जी बने। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सही है। जिससे कि क्या हुआ, वहां की विधानसभा भंग हो गई। अब जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को बनाया गया, तो वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, उसकी विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। वो अलग बात है कि अब वहां की विधानसभा को रीइलेक्ट किया गया है। ऐसे 1956 में हुआ था जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1991 से 93 में क्या हुआ था, संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया। उसमें अनुच्छेद 239 डबल ए जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिमंडल की शक्तियां दी गईं। ये अब एक नया केस बन के आया कि भाई, किसी पहली बात तो आपने किसी केंद्र शासित प्रदेश को क्या दिया, विधानसभा दी आपने वहां को, और एक मंत्रिमंडल दिया। ठीक है। तो ये नई चीज आई, एक नवाचार आया। अब आगे देखते हैं, आपको अनुच्छेद याद रखना है, 239 डबल ए। अब वर्तमान में क्या है शासन व्यवस्था, तो दिल्ली के पास एक मुख्यमंत्री है और विधानसभा है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन पुलिस, भूमि यानी कि लैंड, और कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, ये किसके पास है? अभी भी केंद्र सरकार के पास है, खास करके गृह मंत्रालय के अधीन है। तो हम और आप जानते हैं कि दो सूची होती है, एक होती है केंद्र सूची और एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संवर्तक सूची। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो केंद्र सूची के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका डिफेंस हो गया, आपका फॉरेन रिलेशंस हो गए, बाहर के देशों के संग आपके रिलेशन क्या होंगे। ठीक है। आपका परमाणु स्थिति हो गई। राज्य में आपका पुलिस आता है, राज्य में आपकी भूमि आती है, राज्य में आपकी कानून व्यवस्था आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन आपने मुख्यमंत्री दिया, विधानसभा दी। लेकिन जो राज्य के दायित्व हैं, राज्य की शक्तियां हैं, वो आपने किसके अधीन रखी? केंद्र सरकार के अधीन रखी। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है। तो दिल्ली की पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अब दिल्ली शासन से जुड़े विवाद क्या हैं? तो पहली चीज है भाई, मैंने आपको अभी बताई कि इसकी स्वायत्तता, यानी कि कैसी जो इसकी स्वायत्तता है वो सीमित है। पावर किसके पास है? एलजी साहब के पास, उपराज्यपाल के पास पावर है। उनके पास विशेष अधिकार है, जैसे कि सरकार और केंद्र में संघर्ष। इससे कि क्या होता है कि सरकार में और केंद्र सरकार में संघर्ष होता है। दिल्ली सरकार के पास कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं कि पुलिस मेरे हाथ में दे दो, मैं यहाँ की कानून व्यवस्था को अच्छा रखूंगा। तो इससे आपको मालूम चलना चाहिए कि भाई, दिल्ली सरकार के पास क्या नहीं है? कानून व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अगर आप खबरों को भी अगर देखते रहेंगे कभी कभी, तो आधी बातें तो आपको वैसे ही मालूम चल जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछता कि क्या केजरीवाल साहब के पास, दिल्ली सरकार के पास पुलिस और कानून व्यवस्था की शक्तियां हैं, तो आप दिमाग लगा के सोचते कि खबरों में तो आता है कि केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मुझे इस चीज की शक्ति दो। इसका मतलब उनके पास अभी नहीं ही होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका दिमाग हमेशा सजग रखना है। दूसरी दिक्कत क्या आती है? राज्य का दर्जा देने की मांग आती है। तो दिल्ली सरकार का पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अनुरोध हमेशा से करती आई है कि पूर्ण राज्य बनाओ, पूर्ण राज्य बनाओ। सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार इसे अस्वीकार करती रहती है। भाई, दिल्ली में आप देखिए, राष्ट्रपति भवन है, आपका संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, सारे मंत्रालय वहीं हैं। साथ साथ जितने भी देशों के आपके एम्बेसी हैं, वो भी सब दिल्ली में ही है। तो इस वजह से सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार इसको हमेशा से मना करती आई है। अब देखते हैं कि माननीय न्यायपालिका ने इसकी क्या व्याख्या की है, कैसे इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 2018 में और 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर कार्य करना होगा। यानी कि ये, अब ये राज्य के अंदर आप जब पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में, तो मालूम है कि हमें कि गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखते आए थे कि हम वो राज्य सरकार की बात नहीं मानते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो सरकार है लोगों के द्वारा चुनी गई है, इलेक्शन के द्वारा चुनी गई है, मंत्रिमंडल है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो मंत्रिमंडल की बात को सुनेगा। वो अलग बात है, बाद में केंद्र सरकार ने फिर से संशोधन किया और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा शक्तियां दे दी। अब चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है? तो भाई, राजनीतिक गतिरोध होता रहता है, हम जानते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष चलता आया है। ठीक। सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है, तो नगर निगम, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया, उसका बजट, प्रदूषण नियंत्रण, ऐसे मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो कहता है कि उनके हाथ में है, वो कहते हैं उनके हाथ में। यही दोषारोपण चलता रहता है।
कि इसके समाधान क्या है। तो जो अनुच्छेद 239 डबल ए है, हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए, हमें उसको उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कैसे दोनों के बीच संबंधता अच्छे से रहे। किसके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे संबंध अच्छे रहें। ठीक है। फिर पुदुचेरी के मॉडल की तरह दिल्ली का पुनर्गठन होना चाहिए। जो भाई पुदुचेरी का मॉडल है, जो पुदुचेरी, पहले आप मेरे को बताइए कितने राज्यों में पड़ता है, कितने राज्यों में पुदुचेरी का सीमाएं आती हैं, और उसमें क्या दिल्ली से क्या चीजें नई हैं, क्या अलग हैं दिल्ली से, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका गृह कार्य होमवर्क है। अब अब आप बताएंगे संवैधानिक और न्यायिक सुधार क्या हो सकते हैं। तो भाई इसलिए हमें न्यायिक सुधार ये हो सकते हैं कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो व्याख्या है उस पे टिके रहना चाहिए, और संविधान के आर्टिकल 239 डबल ए को हमें रिविजिट करना चाहिए। ठीक है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं, ताकि एक सौहार्द बना रहे राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको निवारण किया जाए। अब उत्तर लेखन देखते हैं, इसमें इसके दृष्टिकोण से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिल्ली की संवैधानिक स्थिति और संघीय व्याख्या व्यवस्था पर इसके प्रभावों का व्याख्या करें। दिल्ली बनाम पुदुचेरी प्रशासनिक तुलना, इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, क्षुद्र ग्रह बेन्नु नमूने जीवन के मूल तत्वों की खोज। तो इसका जो आर्टिकल है वो हम एक बार नीचे देख लेते हैं, ये वाला। इसको इंग्लिश में आया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन एस्टेरॉयड बेन्यू सैंपल्स। तो एक एस्टेरॉयड गिरा है, मतलब आकाश से आया है, सौरमंडल से आया है, उसके सैंपल हमने लिए हैं, तो वहां से जीवन के कुछ अवशेष मिले हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो जहां से जीवन बनता है उसके बारे में कुछ हमें सैंपल मिले हैं उस सैंपल में, और उसके बारे में देखते हैं कि कैसे जीवन मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि क्या धरती के बाहर भी जीवन मिलने की कोई आ, आसरा, मतलब आशा है कि क्या मिल सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो नमूने क्या हैं? जीवन के मूल तत्वों की खोज। तो अंतरिक्ष विज्ञान में उसकी प्रासंगिकता किसमें है? जीएस पेपर 3 में। अब नासा का ओरिसिस रेक्स एक मिशन है, जिसने कि क्या किया है, जो एस्टेरॉयड आया है बेनू, उसके नमूने इकट्ठे किए हैं। अब कार्बनिक अणु यानी कि कार्बन कंपाउंड, जो जो भी लाइफ फॉर्मिंग होते हैं, जहां जीवन बनता है कार्बन से और नाइट्रोजन से, खास करके कार्बन से। नाइट्रोजन से क्या बनता है? आपका प्रोटीन। ठीक है। और कार्बन आपका होता है हर एक जीवित प्राणी में। ठीक है, यही कंपाउंड है कार्बन, जिससे कि जीवन बनता है। इसीलिए आप कभी देखते हैं कि कार्बन डेटिंग की जाती है, जब रेडियो कार्बन डेटिंग किसी भी चीज की क्या निकालने के लिए, एज निकालने के लिए, वो कितना पुराना है, तो उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है कि कितना कार्बन डीके हो चुका है, इस बारे में। तो कार्बन के अणु और अमीनो एसिड यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड पाए गए हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर पेनिसपर्मिया सिद्धांत क्या बोलता है? कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के बाहर से कहीं हो सकती है, हुई हो सकती है। तो पेनिसपेरिया सिद्धांत बोलता है कि ये धरती थी। ठीक है, ये धरती बिल्कुल बंजर थी, यहाँ पे कोई जीवन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ पानी था, या जो भी था, जैसा भी था, इस यही था। बाहर से कोई एक एस्ट्रॉयड आया और धरती पे आके टकराया। तो पेनिसपर्मिया सिद्धांत क्या बोलता है? कि जो आज जो धरती पे जीवन है, वो किसी और ग्रह से, किसी और पृथ्वी के बाहर से आया हुआ हो सकता है। तो ये पेनिसपर्मिया सिद्धांत है, उसी के ऊपर ये खबर आई है। इसका महत्व क्या है? तो जीवन की उत्पत्ति की समझ में नया दृष्टिकोण मिल सकता है। अभी तक इस पे जीवन की उत्पत्ति का अब क्या है कि डार्विन की थ्योरी है ना। डार्विन की थ्योरी क्या थी? कि भाई पानी से आया है, समुद्र से जीवन उत्पन्न हुआ है। तो इससे नया दृष्टिकोण मिला कि नहीं, कहीं बाहर से भी आ सकता है, पेनिसपर्मिया सिद्धांत के हिसाब से। गृह निर्माण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी कि भाई ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, जो हमारी आज धरती है वो कैसे, धरती जो आज है, जिस तरीके की आज है, वो कैसी बनी। फिर अंतरिक्ष मिशनों को बढ़ावा मिल सकता है, जैसे कि चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशनों को ये सहायक मिलेगा। मंगलयान पर जीवन की खोज में योगदान मिलेगा इसको। चुनौतियां क्या है? कि भाई अनिश्चितता है, जीवाश्मीय जीवन के प्रमाण नहीं मिले हैं, जो ठोस प्रमाण होते हैं किसी जीवन के, वो नहीं मिले हैं, सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं जीवन मिल गया आपको। अब उच्च लागत। तो अब एक सवाल, हमेशा एक नैतिक सवाल आता है, एक हमेशा नैतिक सवाल हमारे दिमाग में आता है, कि क्या हमें अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करना चाहिए
जब पृथ्वी पर समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि हम उसके बारे में सोचें कि जो जीवन कहाँ से आया, कैसे आया, उस फिलोसफिकल डिबेट में जाएं, या फिर जो आज भूखमरी है, जो आज लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हो रही है, फिर इस पे बात की जाए, तो भाई इसमें उच्च लागत आती है। एक नैतिक सवाल हमेशा बना रहेगा। तो प्रश्न क्या हो सकता है आपका कि क्षुद्र ग्रह अनुसंधान के वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रभावों पर चर्चा करें। भारत की अंतरिक्ष नीति और भविष्य की योजनाएं, ये आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं। अगला है, तो ये अभी हम शॉर्ट में देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015 आ चुका है, उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं। ये भी काफी खबरें आती रहेंगी, तो अभी हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करेंगे। जब पूरा इकोनॉमिक सर्वे और पूरा बजट आ जाएगा, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको उसमें काफी लाभ मिलेगा। तो जीएस पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति के प्रमुख बिंदु। तो जीडीपी में वृद्धि हुई है, तो भारत की वृद्धि दर 7.3% है, पिछले पिछले वर्ष से अधिक है। कमेंट में बताइए कि पिछले वर्ष कितनी थी। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र में सुधार हुआ है, यानी कि सर्विस सेक्टर में सुधार देखने को मिला है। एग्रीकल्चर में सुधार देखने को मिला है और इंडस्ट्रीज में सुधार देखने को मिला है। और स्टार्टअप और रोजगार में देखते हैं, तो स्टार्टअप और एमएसएमई वृद्धि पर जोर दिया गया है सरकार ने कि जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और लघु व्यापार, उनको हमें जोर देना है। रोजगार सृजन में इन्हीं से तेजी मिलेगी हमें। महंगाई और मौद्रिक नीति क्या है, तो खुदरा मुद्रास्फीति 5% पर नियंत्रित है। ठीक है, इन्फ्लेशन 5% पर है। आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर स्थिर बनी हुई है। चुनौतियां क्या है कि भाई बेरोजगारी हमारी एक चुनौती है, कि कैसे कौशल विकास कार्यक्रम को और सशक्त बनाने की आवश्यकता कैसे बनाए, हमें उसको कैसे और सशक्त बनाए कौशल विकास कार्यक्रम को। फिर वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है कि भाई चीन और अमेरिका में जो व्यापार युद्ध है, उसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ रहा है, जो ट्रेड वॉर होता है, उससे एक वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। इसका समाधान क्या है, तो भाई जो एक मुद्रा है, जो मुद्रा लोन योजना है, स्टार्टअप इंडिया लोन योजना है, पीएलआई है यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो जितना आप बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेंगे, उस स्कीम को हमें बढ़ावा देना है, ताकि हमारी जीडीपी और बढ़े। जीडीपी के साथ साथ जॉबलेस जीडीपी, जॉबलेस ग्रोथ ना हो गई, नौकरी नहीं बढ़ रही है लेकिन ओवरऑल जीडीपी बढ़ रही है, हमें नौकरियां भी प्रदान करानी है, इसलिए हमें कौशल विकास कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाना है। ठीक है, निबंध आप इस पे लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसा है, उसकी चुनौतियां और समाधान लिखें। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो हिंदू का द इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज है, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और ये आपके आर्टिकल थे जिसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में इसका पूरे नोट्स दे दिए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप और साथ साथ टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें। और आप अपने जितने भी सवाल या जितने भी आपके कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वो हमें हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आपका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।